गुड मॉर्निंग बच्चों, न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 7th में लेक्चर नंबर 1, 2 में पहली कविता पढ़ चुके हैं और वहीं हमने 2 लेक्चर में अपनी दूसरी कहानी नमक का दारोगा भी पढ़ ली थी। आज हमने तीसरी कहानी अपने लेक्चर 1 में पढ़ी थी कि आम बराबर गेहूँ। आम बराबर गेहूँ में बच्चों हमने पढ़ा था कि कुछ बच्चे आम के बाग में खेल रहे हैं और आम के बाग में खेलते हुए उन्होंने एक गेहूं के ऐसे दाने को देखा जो आम के बराबर बड़ा था। अर्थात आम जो एक देसी आम होता है, उस देसी आम के आकार का उन्होंने गेहूं का दाना देखा। अब गेहूं के दाने को देखते ही बच्चे जो थे वो उसे आश्चर्य की वस्तु समझकर इधर उधर उसके साथ खेलने लगे। तभी एक मुसाफिर वहाँ से गुजरता है और वो मुसाफिर ने जब उन बच्चों के हाथ में ऐसा बड़ा गेहूं का दाना देखा तो उसने कुछ वस्तु प्रदान करके या कुछ धन देकर उनसे वो गेहूं का दाना खरीद लिया। यद्यपि मुसाफिर समझ गया था कि गेहूं का दाना जो है ये किसी आश्चर्य की वस्तु से कम नहीं है और इसी बात का फ़ायदा उठाने के लिए वह उसे राजा के पास ले गया और राजा के पास ले जाकर उसे अजायबात यानी आश्चर्य की वस्तु बता दिया और आश्चर्य की वस्तु बताकर अपनी मनचाही दौलत राजा से वसूल कर ली। इस तरह से राजा जो है वो उस आश्चर्य की वस्तु को देखता रहता है और पंडितों से कहता है कि ये कैसी आश्चर्य की वस्तु है जिसका रहस्य अभी खुल नहीं पा रहा है। पंडित बहुत से शास्त्रों को ढूंढते हैं और रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन रहस्य उनके सामने खुल नहीं पाता। आखिरकार वो हार जाते हैं और फिर राजा से कहते हैं कि हमने इस इतने बड़े गेहूं के बारे में कभी भी सुना नहीं था। तभी राजा अपने दरबारियों से कहता है कि निश्चित ही किसानों का इसको ज्ञान होगा कि इतना बड़ा गेहूं का दाना क्या वास्तव में कभी होता था, और ऐसा जानने के लिए ही वो क्या करेंगे कि निश्चित ही किसान को बुलवाएंगे। अब राजा के आदेश से क्या होता है कि किसान को ढूंढा जाता है। अब किसान को ढूंढा जाता है का मतलब ये है कि ऐसे किसान जो काफ़ी उम्र के हैं और उम्र की वजह से उनको अनुभव ज़्यादा है, इसलिए किसान जो हैं उनको ढूंढने का प्रयास किया जाता है। आखिर कुछ काल पश्चात राजा के दरबारी ऐसे बुजुर्ग किसान को ढूंढने में सफल हो जाते हैं। अब सबसे पहले एक किसान दरबार में लाया जाता है और फिर वो किसान राजा को आकर बताता है कि उसने इतना बड़ा गेहूं का दाना पहले कभी नहीं देखा। फिर वो कहता है कि शायद मेरे पिताजी ने देखा हो और पिताजी को भी दरबार में बुलाया जाता है। पिताजी भी ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि यद्यपि उसके ज़माने में गेहूं का दाना आज के गेहूं के दाने से बड़ा होता था, लेकिन इतना बड़ा गेहूं का दाना नहीं होता था जितना बड़ा गेहूं का दाना वो राजा के हाथ में देख रहा है। तुरंत ही राजा कहता है कि अब किससे पता लगाया जाए, तो किसान के पिताजी कहते हैं कि निश्चित ही मेरे पिताजी ने इतना बड़ा गेहूं का दाना देखा होगा, क्योंकि वो उसे अक्सर कहा करते थे कि उनके ज़माने में गेहूं का दाना बहुत बड़ा हुआ करता था। इस तरह से उस किसान के पिताजी आए और पिताजी के भी पिताजी यानी 3 पीढ़ी राजा के दरबार में खड़ी हो गई। किसान, पिताजी और पितामह, इस तरह से 3 पीढ़ी किसान की राजा के दरबार में उपस्थित थी। अब पितामह के सामने जैसे ही गेहूं का दाना रखा जाता है तब क्या होता है बच्चों, हम पढ़ते हैं। पिता के पिता को बुलवाया, खोज करने पर वे मिल गए, राजा के सामने आए और बोले कि वह
दाने को देखने लगे, उलट पुलट करके दाने को देखने लगे और बोले कि आज मुद्दत बाद ऐसा गेहूं का दाना देखने को मिला है। मुद्दत का मतलब बहुत समय बाद हमने ऐसा गेहूं का दाना देखा है। उन्होंने थोड़ा सा दाना तोड़कर खाया और बोले कि हाँ, यह वही किस्म है। राजा ने कहा कि पितामह बताइए कि कब और कहाँ ऐसा गेहूं उगा करता था। राजा ने क्या कहा कि पितामह आप बताइए कि ऐसा गेहूं का दाना कब और कहाँ उगता था। उस वृद्ध पुरुष ने उत्तर दिया कि राजन, मेरे ज़माने में ऐसा अन्न सब कहीं हुआ करता था। अब वो वृद्ध पुरुष क्या कह रहा है सुनिए, कि उसके ज़माने में अन्न सभी जगह इसी प्रकार से ऐसे ही आकार का हुआ करता था। बच्चों, इस कहानी में एक बात और भी आई थी कि पितामह जो है वो बिना किसी सहारे के राजा के दरबार में आए हैं और किसान के पिताजी किसी सहारे से दरबार में उपस्थित हुए थे। अब यहाँ राजा का पितामह से बातचीत चल रही है और पिताजी जो पितामह हैं वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए। राजन, मेरे ज़माने में ऐसा अन्न सब कहीं हुआ करता था, अर्थात हर जगह हुआ करता था। ठीक इसी तरह का दाना हमारे खेतों की बालों में पड़ा रहता था। उसी को सब बोते, काटते और गाहते थे। राजा ने पूछा कि यह बताइए कि यह दाना आप कहीं से खरीदकर लाए थे या अपने आप उगा था। अब राजा को आश्चर्य हो रहा है कि वास्तव में कहीं ऐसा दाना विदेशी दाना तो नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा दाना उसने कभी अपने जीवन काल में नहीं देखा। तो वो पितामह से पूछ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप इसे उगाते थे, कि ये वास्तव में कहीं और से बाहर से लाकर और उगाने का काम किया जाता था। राजा की बात सुनकर वृद्ध पुरुष मुस्कुराए और बोले। अब क्या हुआ कि राजा की बात उस वृद्ध पुरुष ने सुन ली और मुस्कुराते हुए बोलने लगे। हमारे ज़माने में अन्न बेचने जैसे पाप की बात कोई सोच भी नहीं सकता था। हम लोग सिक्के को जानते भी नहीं थे। अब वो क्या कह रहा है कि हमारे ज़माने में अन्न बेचा नहीं जाता था, लोग सिक्के के बारे में जानते भी नहीं थे। अन्न बेचने का काम उस ज़माने में नहीं हुआ करता था। राजा ने कहा, तो आपके पास वो खेत कहाँ थे जहाँ जाकर आप ऐसा अनाज उगाते थे। अब वो कह रहा है कि क्या उस समय खेत भी इतने बड़े बड़े होते थे कि जहाँ इतना बड़ा गेहूं का दाना उगता था। क्या उस समय इतना बड़ा गेहूं का दाना उगता था तो खेत कितने बड़े होते थे। ये कोई स्पेशल जगह होती थी आपके लिए कि जो ऐसा गेहूं का दाना उत्पन्न वहीं किया जाता था। तो राजा ने कहा कि तो आपके पास वो खेत कहाँ थे जहाँ जाकर आप ऐसा अनाज उगाते थे। वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, हमारे खेत ईश्वर की दी हुई यह धरती है। अर्थात ईश्वर ने इस धरती को एक ही रूप में हमें प्रदान किया है। ईश्वर की दी हुई यह एक धरती है। धरती पहले ऐसा दाना, अब वो कह रहे हैं कि जहाँ हल जोता जाता है, मेहनत की जाती है, वही हमारी धरती है, हमारा खेत है। अब निश्चित ही राजा ने उसकी बात समझ ली थी कि धरती जो है वो एक है। हमने उसे काट काट के बंटवारे कर करके छोटा कर दिया तो निश्चित ही गेहूं का दाना भी छोटा हो गया। राजा ने कहा, हमारे 2 सवालों का और जवाब दीजिए। राजा ने क्या कहा कि हमारे 2 सवालों का और जवाब दीजिए कि धरती पहले ऐसा दाना कैसे देती थी और अब यह बंद क्यों हो गया। दूसरा, आपका पोता वैसाखियों के सहारे चलकर आया है और आपके बेटे को भी चलने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता हुई
और आप बिना सहारे के खड़े हैं, ऐसा क्यों? अब देखो बच्चों, दो प्रश्न हैं राजा के। पहला प्रश्न है कि आपके ज़माने में धरती पर इतना बड़ा दाना कैसे हुआ करता था और ये अब बंद क्यों हो गया? दूसरा प्रश्न है कि आपका पोता और आपका बेटा दोनों वैसाखियों के सहारे राजा के दरबार में आए हैं और आप बिना किसी सहारे के इस दरबार में उपस्थित हुए हैं। तो क्या कारण है? ये दोनों रहस्य की बातें राजा पितामह से जानना चाहता है, इसलिए उन्होंने उससे प्रश्न किया। अब वृद्ध पुरुष ने क्या उत्तर दिया बच्चों, वो ध्यान से सुनिए। ऐसा इसलिए हुआ कि मनुष्यों ने आज मेहनत करना छोड़ दिया है। उन्हें दूसरों की मेहनत पर जीना अच्छा लगता है। आज मनुष्य जो है वो इतना स्वार्थी हो गया है कि उसने स्वयं तो मेहनत करना छोड़ दिया है, आज उसे दूसरों की मेहनत पर जीना अच्छा लगता है। मतलब आज वो दूसरों के अधिकार से अपने जीवन को चलाना चाहता है। हमारे ज़माने में लोग ईश्वर के नियमों का पालन करते थे। उन्हें दूसरों की मेहनत और फल का लोभ नहीं था और वे बड़े संतोषी प्रवृत्ति के हुआ करते थे। तो बच्चों, ये कहानी निश्चित ही ये बात स्पष्ट करती है कि उस समय में लोग ना तो स्वार्थी होते थे और किसी भी प्रकार से दूसरों का अधिकार छीनने का भाव उनमें नहीं होता था। इसीलिए उस समय के लोग जो होते थे वो इतने मेहनती हुआ करते थे कि धरती को बांटने की बजाय पूरा परिवार एक खेत में काम करता था और इसीलिए उस समय खेत में गेहूं का दाना इतने बड़े आकार का हुआ करता था। तो बच्चों, ये कहानी पूरी तरह से हमें इस बात से अवगत कराती है कि जीवन में हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने जिस धरती को एक बनाया है, उस आकाश को एक बनाया है, हम क्यों इस धरती को बांट बांट कर इसका आकार इतना छोटा कर देते हैं कि गेहूं का आकार भी छोटा हुआ जा रहा है। हमको अपने स्वार्थों के लिए धरती को बांटना नहीं चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पूरा परिवार उस धरती पर एक साथ अनाज उगाए, तो निश्चित ही उस धरती पर अनाज की बरकत होगी। बच्चों, पहले अन्न भंडार लोगों के घरों में भरे रहते थे और आज के लोग हर महीने राशन खरीद के लाते हैं और जब हर महीने कनस्तर डब्बे खाली हो जाते हैं तो फिर बाज़ार जाकर उनको भरने के लिए सामान ले आते हैं। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था बच्चों। पहले इसे अपशगुन माना जाता था और कहा जाता था कि अन्न भंडार कभी खाली ही नहीं होना चाहिए, अर्थात अन्न भंडार खाली होने से पहले ही उसे भर दिया जाता था। तो इंसान ना उस समय इतना स्वार्थी होता था, ना उसमें किसी प्रकार की ये भावना होती थी कि वो किसी का अधिकार छीनकर खा जाए। ये इतनी सुंदर कहानी जो आज आपने पढ़ी, अब इसके प्रश्नोत्तर हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे कहाँ खेल रहे थे? तो देखिए बच्चों, छोटे प्रश्न हैं, बच्चे नदी किनारे अमराई के बाग में यानी आम के बाग में खेल रहे थे। गेहूं का दाना कितना बड़ा था? तो यहाँ है गेहूं का दाना देसी आम जितना बड़ा था। देखिए छोटे प्रश्न हैं, तो पहला प्रश्न जो है वो आपका क्या है? अमराई में बच्चे कहाँ खेल रहे थे? अमराई में। अब दूसरा प्रश्न जो है उसका उत्तर है कि बच्चों ने गेहूं का दाना कितना बड़ा देखा? गेहूं का दाना कितना बड़ा था? देसी आम जितना, मतलब गेहूं का दाना देसी आम जितना बड़ा था।
कि जितना देसी आम होता है इतना बड़ा गेहूं का दाना था। राजा ने दरबार में सभी पंडितों को क्यों बुलाया? राजा ने दरबार में सभी पंडितों को इसलिए बुलाया क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि इतना बड़ा गेहूं का दाना कब और कहाँ उगा करता था, और इस रहस्य को जानने के लिए उसने सभी पंडितों को अपने दरबार में बुलाया। सिपाही बूढ़े व्यक्ति को दरबार में क्यों लाए थे? सिपाही बूढ़े व्यक्ति को दरबार में इसलिए लाए थे क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि उनके ज़माने में क्या इतना बड़ा गेहूं का दाना खेतों में उगता था। तो ये सोचकर बताने वाले प्रश्न हैं। देखिए, वैसे आपको अच्छे से पता है कि कहानी में ये प्रश्न आ चुके हैं कि देसी आम जितना गेहूं का दाना, गेहूं का दाना देसी आम जितना था। तो देसी आम जितना गेहूं का दाना था और अमराई में उन्होंने गेहूं का दाना देखा था। अब बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। बच्चे अमराई में क्या कर रहे थे? तो बच्चे अमराई में खेल रहे थे, पढ़ रहे थे या रो रहे थे? तो बच्चों, तीनों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो है खेल रहे थे। तो बच्चे अमराई में खेल रहे थे। राहगीर ने बच्चों से क्या ले लिया? अब बात है एक पुस्तक, उनके खिलौने या गेहूं का दाना। तो कहानी में आ चुका है कि राहगीर ने बच्चों से गेहूं का दाना ले लिया। राहगीर ने दाना किसे बेच दिया? दुकानदार को, राजा को या किसी अन्य को? तो निश्चित ही कहानी में हम पढ़ चुके हैं कि राहगीर ने वो गेहूं का दाना राजा को बेच दिया। अब प्रश्न है लघु उत्तरीय। राजा के पूछने पर पंडितों ने क्या उत्तर दिया? राजा के पूछने पर पंडितों ने उत्तर दिया कि शास्त्रों में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि गेहूं का दाना किसी ज़माने में इतना बड़ा हुआ करता था। मतलब शास्त्रों में भी इतने बड़े गेहूं के दाने का उल्लेख नहीं किया गया है। पंडितों ने दाने की पहचान कैसे की? पंडितों ने दानों की पहचान किस रूप में की? तो पंडितों ने ये कहा राजा से कि निश्चित ही किसानों के पूर्वजों से ये ज्ञात किया जाना चाहिए कि क्या उनके ज़माने में इतना बड़ा गेहूं का दाना हुआ करता था। मतलब यहाँ जो राजा के दरबारी हैं, पंडित हैं, वो राजा को क्या सलाह देते हैं कि दाने की पहचान पूर्वजों के समय में शायद इतना बड़ा गेहूं का दाना हुआ करता होगा। तो ये तो किसान ही बता सकता है कि किसान के पूर्वजों ने क्या इतना बड़ा गेहूं का दाना देखा है। राजा के आदेश पर दरबार में किसे लाया गया? राजा के आदेश पर दरबार में बड़ी बड़ी उम्र के किसानों को बुलाने का काम किया गया, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि क्या आम के बराबर का गेहूं किसी समय में हुआ करता था। दाने के बारे में वृद्ध व्यक्ति ने क्या बताया? दाने के बारे में वृद्ध व्यक्ति, अब बच्चे ध्यान रखना, यहाँ वृद्ध व्यक्ति पितामह के लिए आया है। तो दाने के बारे में वृद्ध व्यक्ति ने यह बताया कि उनके ज़माने में वास्तव में गेहूं का आकार आम के बराबर ही हुआ करता था। मतलब गेहूं का दाना उस समय में इतना बड़ा होता था जितना कि देसी आम होता है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पंडितों ने दाने की पहचान करने के लिए क्या क्या प्रयास किए? पंडितों ने बहुत सी किताबें पढ़ी और शास्त्रों को खोजा, बहुत ढूंढा, लेकिन उनको कहीं भी ये ज्ञात नहीं हुआ कि क्या आम के बराबर गेहूं का दाना हो सकता है। पंडितों ने क्या क्या प्रयास किए? पुस्तकें पढ़ी, बहुत सारे शास्त्र पढ़े
और ये जानने का प्रयास किया कि क्या आम के बराबर का गेहूं का दाना पहले हुआ करता था। बूढ़े के पिता के ज़माने में सिक्के का चलन क्यों नहीं था? बूढ़े के पिता के ज़माने में सिक्के का चलन इसलिए नहीं था क्योंकि उस समय में लोग वस्तु विनिमय के माध्यम से अपने जीवन शैली को चलाया करते थे। वस्तु विनिमय से आप इसमें लिखेंगे कि जिनको जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती थी वे सामने वाले व्यक्ति से वे वस्तु प्राप्त करके जो उनके पास है उस वस्तु को देते हुए अपनी जीवन शैली को, अपने क्रियाकलापों को पूरा करते थे। वृद्ध पुरुष ने बिना सहारे चलने का क्या कारण बताया? वृद्ध पुरुष ने बिना सहारे चलने का कारण ये बताया कि उनके ज़माने में लोग संतोषी प्रवृत्ति के होते थे, मेहनती होते थे, किसी के अधिकार से अपना जीवन नहीं चलाते थे और किसी का अधिकार नहीं छीनते थे। इसीलिए उस समय के लोग इतने सबल हुआ करते थे कि आज भी उन्हें बिना किसी सहारे के चलने की आदत है। राजा ने दोनों सवालों का वृद्ध ने क्या उत्तर दिया? अब राजा ने जो 2 सवाल किए थे तो बच्चों आपको इसमें दोनों सवाल भी बताने पड़ेंगे। राजा ने 2 सवाल क्या किए थे कि क्या उसके ज़माने में ऐसा गेहूं का दाना हर जगह हुआ करता था, और दूसरा प्रश्न ये था कि आपके बेटे और आपके पोते दोनों सहारे से दरबार में आए हैं लेकिन आप बिना किसी सहारे के, ऐसा क्यों? तो पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न दोनों के उत्तर आपको लिखने हैं। पहले प्रश्न लिखना है फिर उत्तर लिखना है। तो राजा के पहले प्रश्न का उत्तर क्या दिया वृद्ध ने कि उस समय लोग धरती को बांटते नहीं थे, इसलिए गेहूं का दाना धरती माँ की कोख से आम के बराबर हुआ करता था। और दूसरे प्रश्न का उत्तर वहीं वृद्ध ने क्या दिया कि लोग उस समय बहुत संतोषी प्रवृत्ति के हुआ करते थे, मेहनती होते थे, किसी का अधिकार नहीं छीनते थे, निस्वार्थी होते थे। इसीलिए उस समय किसी भी व्यक्ति में ये भाव नहीं होता था कि मुझे इससे छीन लेना है, और यही कारण है कि पितामह बिना सहारे के दरबार में खड़े हैं। अब देखिए मूल्यपरक प्रश्न। मेहनती और संतोषी होते थे पहले के लोग, जबकि आज के समय की स्थिति विपरीत है। इसका क्या कारण है? अपनी समझ से उत्तर दीजिए। आज का व्यक्ति बच्चों महत्वाकांक्षी है, वो स्वार्थी है। उसकी महत्वाकांक्षा उसके हर स्वार्थों पर हावी हो जाती है। उसे हर स्थिति में अपने आप से कुछ चाहिए और हर समय वो ईश्वर से और अपनी आजीविका से लड़ते हुए कुछ पाने की चाह में आगे बढ़ना चाहता है। यही कारण है कि आज का मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा की दौड़ में इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे हर वस्तु अपनी लगती है और वो केवल अपने लिए ही जीना चाहता है। और पहले के लोग मेहनती और संतोषी इसीलिए होते थे क्योंकि उनको अपने से ज़्यादा पूरा परिवार जब एक साथ खाता था तब तो अच्छा लगता था। आज व्यक्ति केवल अपने लिए जीना चाहता है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे बाल का अर्थ केश होता है, बाल का अर्थ गेहूं भी होता है और बाल का अर्थ बालक भी होता है। तो बच्चों यहाँ हम भाषा की बात कर रहे हैं, तो अब हम भाषा की बात करेंगे। अब हम करते हैं भाषा की बात। तो भाषा की बात में जो प्रश्न हैं उनमें आपका पहला प्रश्न है। अब प्रश्न क्या है बच्चों कि आपको इन शब्दों के अलग अलग अर्थ बताने हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है अनेकार्थी शब्द। बच्चों बहुत से ऐसे हिंदी भाषा में शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं, तो वो अनेकार्थी शब्दों में इसमें 2 ही पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको 2 ही बताऊंगी। जैसे कि अब इसमें अंक शब्द है, तो बच्चों ये अंक शब्द जो होता है ना, अंक का अर्थ होता है भाग्य।
अंक का अर्थ होता है गोद। अंक नाटक में भी होते हैं, नाटक 1, 2, 3, 4 ऐसे अंकों में होता है। अंक गणितीय अंक भी होते हैं। अब आपको 2 ही लिखने हैं तो मैं 2 ही लिखवाऊंगी, लेकिन यहाँ वही शब्द दिए गए हैं जिनके कई अर्थ निकलते हैं। अब देखिए, जैसे अंक शब्द है, पहला है अंक, तो अंक शब्द का, अब ये भाषा की बात में पहला क्या है, अनेकार्थी, कि अनेकार्थी शब्द क्या है। तो हम अनेकार्थी शब्द कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देना है कि अनेकार्थी शब्द क्या है। अब जैसे अंक है, अंक का अर्थ होता है बच्चों गोद, भाग्य और गणितीय अंक। गणितीय अंक, तो ये जो शब्द है इस पर ध्यान दीजिए कि यहाँ अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो हमको 2 ही लिखने हैं आपको अपनी बुक में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 ही लिखना। मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर 3 लिख दिए हैं। गोद, जैसे माँ बच्चे को गोद में लेती है, वो वाला गोद। फिर शब्द है कर, कर का अर्थ होता है किरण, सूंड, हाथी की सूंड, सूंड। कर यानी टैक्स भी होता है, और कर यानी हाथ भी होता है। अब शब्द है अग्र, तो अग्र का मतलब है आगे, और अग्र का मतलब है बड़ा। ठीक उसी प्रकार से हार का मतलब है पराजय, और हार एक आभूषण भी होता है। अब आगे शब्द है जमाना, तो जमाना दुनिया को भी कहते हैं, जमाना समय को भी कहते हैं, और जमाना व्यवस्थित करना। अब शब्द है अक्षर, बच्चों अक्षर का मतलब होता है, शर का मतलब होता है जो नष्ट हो जाए, तो शर यानी जो नष्ट हो जाए, और अक्षर जो नष्ट ना हो, अर्थात अनश्वर। तो अक्षर का मतलब हुआ एक तो आपका वर्ण, कि अक्षर का मतलब क्या है, वर्ण से है, कि एक तो वर्ण हो गया और दूसरा हो गया अनश्वर, मतलब जो नष्ट ना हो। अनश्वर। तो बच्चों इस तरह से ये जो शब्द हैं इनके कई अर्थ निकलते हैं, तो ये ध्यान देना है। जैसे अंक यानी गोद भी होता है, भाग्य भी होता है, गणितीय अंक भी होता है, कर यानी किरण, सूंड, टैक्स, हाथ, अग्र यानी आगे बढ़ा, हार का पराजय, आभूषण, जमाना का मतलब है दुनिया, समय, व्यवस्थित करना, और अक्षर यानी वर्ण, अनश्वर या नष्ट ना हो। अब जो अगला प्रश्न है आपका व्याकरण का, वो है कि जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान प्रतीत होता है परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं।
अब ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, तो आपको लिखने हैं। देखिए यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में थोड़े अलग लगते हैं, तो ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है कि सुनने में जो समान लगते हैं लेकिन भिन्न अर्थ प्रदान करते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से शब्द हैं। जैसे कि पहला शब्द दिया है अपेक्षा, तो अपेक्षा का मतलब है आशा। और फिर दूसरा शब्द है उपेक्षा, तो उपेक्षा का मतलब है अवहेलना। अवहेलना, अवहेलना का मतलब है आज्ञा ना मानना। आज्ञा ना मानना। तो ये जो शब्द हैं एक जैसे लगते हैं, मतलब सुनने में लगेंगे कि अपेक्षा और उपेक्षा एक जैसा है, जबकि अपेक्षा का मतलब है मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, आशा करना, और उपेक्षा का मतलब है अवहेलना करना, यानी बात नहीं मानना। फिर है अस्त और फिर है अस्तु। अब दूसरा शब्द है अस्त, तो अस्त का मतलब होता है डूबना या समाप्त होना। और अस्तु का मतलब है होना, मतलब जैसे आपने सुना होगा कि धार्मिक सीरियलों में जो ऋषि मुनि होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, कल्याणमस्तु, आपका कल्याण हो। तो अस्तु का मतलब यहाँ है होना, कि वो एक आशीर्वाद सूचक है, कि इसको आशीर्वाद के रूप में कहा जाता है कि अस्तु ऐसा हो जाए, तो इसको हम आशीर्वाद के रूप में मानेंगे। जैसे कि सुना है आपने कि जो धार्मिक सीरियल होते हैं उनमें लोग कहते हैं कल्याणम अस्तु, तो एक तरह से ये अस्तु शब्द जो है ये आशीर्वाद सूचक माना जाता है। वैसे संस्कृत में अस्तु का मतलब होता है होना। अब शब्द है तरंग और तुरंग। तो देखिए तरंग का मतलब है लहर और तुरंग का मतलब है घोड़ा। दोनों में बहुत फर्क है, एक मात्रा से फर्क दिखाई देता है कि तरंग यानी है लहर और तुरंग यानी है घोड़ा। अब शब्द है पका और पक्का। तो शब्द है पका, तो पका का मतलब है बच्चों पका हुआ, अर्थात फलों के अर्थ में, अनाज के अर्थ में इसको लिया जाता है। तो पके का अर्थ है पका हुआ या विकसित, पका हुआ या विकसित। और पक्का, तो पक्का का मतलब है मजबूत। फिर शब्द है बच्चों अगम और आगम। तो अगम का मतलब है, अगम का मतलब है जहां पहुंचा ना जा सके या पहुंचना मुश्किल हो, जहां पहुंचा ना जा सके। और आगम का मतलब है आना। संस्कृत में आगमन का मतलब होता है आने से। फिर शब्द है कोश और कोश। देखिए एक में षटकोण वाला श है
और एक में शलगम वाला है। तो कोश शब्द जो होता है उसका मतलब होता है खजाना, और जो शलगम वाला है उसका मतलब होता है एक पात्र। पहले के ज़माने में जो अन्न भंडार घर में जो बर्तन होते थे बड़े बड़े, उन्हें कोश कहा जाता था। तो इस तरह से कोश जो षटकोण वाला शय है वो तो खजाने के अर्थ में आएगा, और ये जो कोश है ये एक पात्र है। अब बात है तीसरे प्रश्न की। तो तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से उनके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम विशेषण क्रिया के रूप में की जाती है। मतलब जो एक वचन से बहुवचन या बहुवचन से एक वचन बनाए जाते हैं। अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं तो यहाँ सेंटेंस में आपको उनके वचन बदलने हैं। तो राजा ने पंडितों को दरबार में बुलाया, अब इसका वचन बदलना है। तो राजा ने पंडित को दरबार में बुलाया, क्योंकि इसमें बहुवचन था तो बहुवचन से एक वचन बनाना है। फिर है उन्होंने राजा को पूरी बात बताई। तो उन्होंने नहीं, उसने। अब इसको हम एक वचन करेंगे। उसने राजा को पूरी बात बताई। लड़का दरबार में आया, तो अब इसे बहुवचन बनाना है। लड़के दरबार में आए। फिर है राजा ने उसे दाना दिखाया। राजा ने उन्हें दाना दिखाया। अब उसे से हमने बहुवचन कर दिया तो आगे के वचन बदल गए। तो बच्चों अब जो अगला प्रश्न है वो है चौथे में कि आपको मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करने हैं। ये आपका अंतिम प्रश्न है। अब इसमें हमें मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करने हैं। मूल शब्द और उपसर्ग क्या है बच्चों? उपसर्ग और प्रत्यय आपने शायद 6th क्लास में पढ़े होंगे कि उपसर्ग जो होता है वो वर्ण के प्रारंभ में लगता है और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के आखिर में लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है। अब देखिए जैसे इसमें पहला शब्द है बेकसूर। तो बेकसूर में आपका जो उपसर्ग है वो है बे, और मूल शब्द क्या है? कसूर। तो आपको किताब में आपके बॉक्स बने हुए हैं, उसमें उल्टा बना हुआ है कि मूल शब्द पहले है और उपसर्ग बाद में है। तो आप अपने हिसाब से लिखना, लेकिन तरीका ये होता है कि बेकसूर शब्द है तो बे उपसर्ग पहले आएगा और कसूर मूल शब्द है वो बाद में लिखा जाएगा। तो अब इसमें है हर दिन, तो आप बताएंगे हर जो है आपका वो है उपसर्ग, हर तो उपसर्ग है और दिन शब्द जो है वो मूल शब्द है। अब शब्द है अनपढ़। तो अनपढ़ में अन तो उपसर्ग है और पढ़ जो है वो आपका मूल शब्द है। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट जो शब्द है वो है प्रयास। तो इसमें प्र तो उपसर्ग है और यास मूल शब्द है। अब शब्द है परिकल्पना। तो परिकल्पना में परि तो उपसर्ग है और कल्पना मूल शब्द है। तो बच्चों आपको ये सभी व्याकरण के प्रश्न पुस्तक में भी करने हैं और इसे कॉपी में भी करना है, क्योंकि व्याकरण एक ऐसी कला है जिसका जितना अभ्यास किया जाता है वो उतनी ही मजबूत हो जाती है।
तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको अपनी सभी व्याकरण के प्रश्नों को कॉपी में करना है। ये सभी प्रश्न आपको एक साथ नहीं करने हैं, धीरे धीरे करके आप इसे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो हम भी जीवन में निस्वार्थ भाव से अपने अनाज को बांटते हुए परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करें, इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।